हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री में जो फर्स्ट पार्ट है हमारा हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री में हम चैप्टर फर्स्ट हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता रही है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमारी बात आती है, हमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिंधु घाटी सभ्यता रही क्या है और है क्या। तो एंशिएंट पार्ट का जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं, यानी प्राचीन इतिहास की जब भी हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें दो चीज़ देखने को मिलती है। उसमें उसके 3 पार्ट्स हो जाते हैं हिस्ट्री के। एक तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम आज एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो आप इंडस वैली से स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली में क्या है, उसका टाइम पीरियड रहा है BC, यानी कि 2600 से 1900 BC। यानी BC का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले की जो बात होगी वो कहलाएगी हमारी बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि BC और CE में क्या, BC और AD में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, BC और AD, यहाँ पे जब भी BC की बात आए या AD की बात आए या BC AD की जब भी बात आती है तो आपको लिखना है बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पे एनो डेनोमी, यानी कि ईसवी शताब्दी, यानी कि वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पहले की बात आएगी। लेकिन आज मॉडर्न जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, नए नए जो हमारे आपके आर्कियोलॉजिस्ट जो हो रहे हैं, यानी कि जो इतिहासकार हो रहे हैं या हिस्टोरिकल जो भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बिफोर क्राइस्ट की जगह पर क्या आ रहा है हमारा बिफोर कॉमन एरा, BCE। BCE भी बोलते हैं वो लोग, CE भी बोलते हैं। यानी बिफोर कॉमन एरा हो गया हमारा BC, और AD का मतलब हो गया कॉमन एरा, यानी इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कॉमन एरा, और इसको हम जानते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये BC और AD का मतलब है। यहाँ पर आपको BC AD आपको ध्यान रखना है, आपको इस पे बिल्कुल नहीं जाना है। अगर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चे को जो ज़्यादा याद रहता है वो BC और AD पे ही ध्यान रहता है। एनो डेनोमी एंड बिफोर क्रिस्ट, तो ईसा से पूर्व की। फ्रेंड्स, तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। मैं आपको ये बता दूँ कि सिंधु जो वैली सिविलाइजेशन रहा है वो विश्व की एक विकसित व्यवस्थाओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता रही है। हमारे विश्व की जो सभ्यता रही है उनमें से एक प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते हैं तो इसका जो फैलाव होता है, यानी जो इसका आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कोई एक जगह क्षेत्र विशेष तक ना रह करके बल्कि उसका प्रचार होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करते हैं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो है, आज का जो अफ़गानिस्तान है हमारा, अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होती है और इंडिया तक उसका फैलाव था। अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान भी पड़ेगा आपके पास में पाकिस्तान के जो एरियाज़ है, पूरा का पूरा पाकिस्तान का एरिया, अफ़गानिस्तान का एरिया, प्लस आज का इंडिया का जो हिस्सा है पश्चिमी वाला, इसमें गुजरात, आपका राजस्थान, आपका नॉर्थ मिडल एरिया जो है आपका, जैसे बात करें हम नॉर्थ में आपको पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, आपका हरियाणा हो गया, यूपी का पश्चिम जो भाग है उत्तर प्रदेश का,
बड़ौद बागपत वाला जो एरिया है वो पड़ेगा आपका इंडिया के नॉर्थन एरिया के अंतर्गत में। तो इसका फैलाव जो था यहाँ से, यानी कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब भी फैलाव होता है तो आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान से शुरू हुआ था ये और इंडिया तक उसका ख़त्म हुआ था। हम आपको ये बता देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर उन व्यवस्थाओं में से विकसित व्यवस्था की ओर क्यों रही है, क्योंकि फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी व्यवस्था रही है जिसमें आपको जो घर का, यानी कि जो घर का स्ट्रक्चर होता है, व्यवस्था होती है, वाटर बॉडी जिसे हम बोल सकते हैं, उनको लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी विकसित व्यवस्था में से रही है जो कि आधुनिक काल के लिए एक प्रकार से गुड डिसीजन माइंड मिलता है हमारे प्राचीन निर्माताओं का। हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब भी मानचित्र खींचने की बात आती है तो मानचित्र कैसे खींचा जाता है, इसका जो मानचित्र होता है वो ट्राइएंगल के तौर पे होता है। जैसे हम ट्राइंगल की बात करते हैं, यानी त्रिभुज की बात करते हैं, तो त्रिभुजाकार में ही इसका मैप बनता है सिंधु सिविलाइजेशन का। कैसे, मैंने आपको बोला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और इंडिया तक आता है और राजस्थान का क्षेत्र आता है। तो हम क्या करते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान का भी पड़ोसी है लेकिन हमारा भी पड़ोसी है, लेकिन ये पाकिस्तान हो गया, ये अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, ये इंडिया हो गया। इंडिया का ये हिस्सा है। अब इंडिया में मैंने बोला आपसे वेस्टर्न एरिया में गुजरात आ जाएगा और इधर राजस्थान आ जाएगा, इधर आपका यूपी आ जाएगा, यूपी का पश्चिमी हिस्सा आ जाएगा। अब आप देखिए, आपने ऐसे खींचा और ये इस तरह से ये त्रिभुजाकार आकृति में आपको क्या मिलेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचित्र मिलेगा। फ्रेंड्स, हम दो चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या पढ़ना है और क्या समझना है। देखिए, कोई भी व्यक्ति रहा हो, उसने अपनी जीविका जीने के लिए कार्य किए हैं, हर चीज़ की है, तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में रही है। उस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें दो चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक तो खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। खेती के इसलिए प्राप्त होते हैं, वहाँ पे अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं, जले हुए गेहूँ के, जले हुए चने के, जले हुए मक्के के दाने प्राप्त हुए हैं। और चावल का यदि हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का मेहरगढ़ एक क्षेत्र है जहाँ पर चावल के सबसे पहले चीन प्राप्त हुए थे। दूसरा, हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सिंधु सिविलाइजेशन रही है, सिंधु सिविलाइजेशन में ही सर्वप्रथम जो सिंचाई व्यवस्था होती है, यानी इरिगेशन जो मॉडर्न सिस्टम होता है, वो वहाँ पर आपको मिलेगा। कैसे, एक जगह का नाम है शोरतुगई। शोरतुगई जो है एक जगह है, वो है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में है शोरतुगई। इस शोरतुगई में हमको जलाशय के अवशेष पाए गए हैं, यानी जलाशय का मतलब है लोग यहाँ पे कृषि करते थे। तो अफ़गानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे कृषि की जाती थी, इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं सिंधु सिविलाइजेशन के अंतर्गत में। यहाँ पर बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दो क्षेत्र रहे हैं। एक तो इंडस रहा है, यानी इंडस को सिंधु बोलते हैं। एक रहा है मोहनजोदारो। मोहनजोदाड़ो, सिंधु और मोहनजोदाड़ो। ये जो रहे हैं मोहनजोदाड़ो, या इंग्लिश में मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो दो क्षेत्र रहे हैं, इसमें यदि हम बात करें तो सबसे प्राचीन क्षेत्र जो है वो है मोहनजोदड़ो, और सिंधु जो है वो अभी चुना हुआ और नया क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का।
लेकिन विकसित दोनों ही क्षेत्र हैं। दोनों के विषय में ही जब भी हम स्टडी करते हैं तो सिंधु और मोहनजोदाड़ो ही एक ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहाँ पर रोड फैसिलिटी हो, एग्रीकल्चर फैसिलिटी हो, और वाटर बॉडीज़ हो, एटसेट्रा। ये तरह की चीज़ें आपको वहाँ प्राप्त होगी। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की, यानी फर्स्ट टाइम जिसने उसको डिस्कवर करने वाले जो रहे हैं राखल दास, 1921 में राखल दास बनर्जी और उनकी टीम ने क्या किया है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है। जॉन मार्शल के नेतृत्व में राखल दास बनर्जी ने इसकी क्या की है? खोज की है सिंधु घाटी सभ्यता की 1921 से 22 के दरमियान में। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया की इस जो बात है, यानी भारतीय जो प्राचीन जो क्षेत्र रहा है उसका अध्ययन किसके क्षेत्र में आता है? तो भारतीय आर्कियोलॉजिकल अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत में वो कार्य किया जाता है। ये सब रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता कोई छोटी सभ्यता नहीं रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में हमें कई प्रकार की विवेचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं हम उसके ऊपर। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र तो मैंने आपको बताया कि शुरू होता है पश्चिम से और उत्तर तक ख़त्म होता है और त्रिभुजाकार का आकृति का निर्माण वह करता है। लेकिन यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार के आपको जो हम बोल सकते हैं पैटर्न दिखाई देते हैं। पैटर्न में मतलब उसमें उनका खाद्यान्न भंडार है जहाँ पे लोग खाने का स्टोरेज करते थे, खाद्यान्न सामग्री को इकट्ठा करते थे, वो सब मोहनजोदड़ो के अंतर्गत में आपको प्राप्त होगा सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र विशेष के एरिया में। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें हमें दो चीज़ देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में कि लोगों की जो मानसिकता थी वो अपने आराध्य देव को लेकर के बहुत ही निकुट थी और उसको नित्यामान जिसे हम बोल सकते हैं वो थी। कैसे? जब भी कृषक के यहाँ फसल उत्पादित होती थी तो वो चंद्रदेव और युद्ध की देवी जिसे हम कह सकते हैं, युद्ध की देवी भी मानी जाती थी वहाँ पर एक, और चंद्रदेव और को जो देवता होता था कुल का देवता, उसको मछली जैसे जो चीज़ होती है, मछली, अनाज में चावल गेहूँ जैसे चीज़ों का भोग लगाया जाता था। ऐसे अवशेष वहाँ पे प्राप्त किए गए हैं, कंकाल प्राप्त किए गए हैं। यही रहा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत में जो हमें पढ़ना है। दूसरा, इसमें शुरू होती है चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता का यदि हम कालक्रम की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश काल आता है वो 1800 ईस्वी के आसपास में ख़त्म होने का शुरुआत बन जाती है। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ आप जानते हैं कि जब भी इसकी ख़त्म हुई तो उसमें क्या रहा? फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई होगी, ठीक है, फायर आग लगी होगी क्षेत्रों में, या ड्राउट हो गया होगा। ये ऐसे क्षेत्र रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज रहा होगा, ठीक है। इन चीज़ों में के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश प्रारंभ हुआ और करते करते सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है इन्हीं कारकों के माध्यम से। और भी कारक रहे होंगे लेकिन मेजर जो कारक हैं वो यही रहे हैं जिनके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। यही था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता